नमस्कार दोस्तों। लेक्चरर फिजिक्स की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। और वेक्टर में हमने लास्ट में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, किससे रिलेटेड, कर्ल से रिलेटेड, और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सॉल्व करने के मेथड के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था कि मेथड क्या क्या हो सकते हैं करके, ठीक है। और उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे या फिर हम जब पढ़ेंगे आपके पास क्या क्वांटम मैकेनिक्स, तो उस समय हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपस में रिलेशन क्या होते हैं। आपने पता तो है ही, आपने नॉर्मल सी बात है कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे जब आपने एमएससी करी होगी, तो उस समय। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास, आपको पता है कि चार तरीके के हम इन जनरल पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हमारा कार्टेशियन हो गया, एक पोलर हो गया, एक स्फेरिकल हो गया और एक सिलेंड्रिकल हो गया। और इन सबको जब हम जनरलाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सब की जनरलाइजेशन जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेरिएबल लिखे जा रहे हैं कैसे लिखे जा रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेट जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कैसे लिखे जा रहे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन हमें पता होना चाहिए। और जब ये रिलेशन हमें पता होगा तभी जाके हम आपके पास कोई प्रॉब्लम को हम क्या कर पाएंगे, जरा बोलो, सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमें कई जगह ऐसा आएगा जहां पर वॉल्यूम एलिमेंट लिखना पड़ेगा, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाता है, बोलता है कि ये कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, इनको इनके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे करके आपको तीन कोऑर्डिनेट दे देगा। वो किस में दे देगा? स्फेरिकल में। और बोल देगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे करके इस पॉइंट के। तो पॉइंट पे लिखने आने चाहिए। तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा आपका आज का टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास डिस्कशन करते हैं। किसके ऊपर? आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। तो हेडिंग लिखिए आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आज की हेडिंग लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली आपको पता है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस आप बोल सकते हो, या आर और थीटा बोल सकते हो, या फिर आर थीटा फाई बोल सकते हो, या रो फाई जेड बोल सकते हो। जिन हम वेरिएबल का यूज करते हैं और उनसे एक सिस्टम बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन सा? कार्टेशियन वाला। तो इसमें आपके पास सबसे पहले हम आपके पास इसमें लिख देंगे हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे, पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास होगा कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये जब हम गॉस डाइवर्जेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन आया भी है। तीसरा हमारे पास है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये चार तरीके के हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट। आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल किस तरीके से लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट में वेरिएबल किस तरीके से लिखे जाते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखे जाते हैं, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत फटाफट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता भी है। देखिए, हमें क्या लिखना आना चाहिए? हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ एलिमेंट लिखना आना चाहिए, सरफेस एलिमेंट लिखना आना चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट लिखना आना चाहिए। किस तरीके से लिखा जाएगा करके। तो अगर आपसे बोल दूं, सपोज क्लियर ये एक हमारे पास एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। देखो, रेफरेंस के लिए ध्यान में रखना, हम एक्स इधर ले रहे हैं, वाई इधर ले रहे हैं, जेड इधर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? स्टैंडर्ड नोटेशन में। इधर क्या लिखा है? एक्स, इधर क्या लिखा है? वाई, इधर क्या लिखा है? जेड लिखा है। हम किसी पॉइंट को इंडिकेट कर दिए, किसी पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। सपोज के लिए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई कमा जेड। ये कोई पॉइंट है जो हमने लोकेट कर रखा है, ठीक। इस पॉइंट की लोकेशन अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, जो हम ये वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इसी वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। इसी वेक्टर का नाम क्या होता है, जरा बोलो? पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक।
अब इस पोजीशन वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? सो पोजीशन वेक्टर अगर हम बात करें, पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका होता है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप, फटाफट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जेड के कैप, ये लिखने का तरीका होता है। जहां आपको पता है यूनिट वेक्टर आई कैप ये है, जे कैप ये है, और आपके पास के कैप क्या है जरा बोलो, ये है। ठीक, जब हम इस वेक्टर के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जब इस वेक्टर के अलोंग क्या करते हैं जरा बोलो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसके अलोंग आर कैप के अलोंग छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट, मैंने उसको बोल दिया डीआर वेक्टर। तो डीआर वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो एक्स से कितना चेंज होगा, डीएक्स चेंज होगा, वाई कितना चेंज होगा, डीवाई चेंज होगा, जेड कितना चेंज होगा, डीजेड। तो उस समय आपके पास क्या लिखा जाएगा सर बोलो। सो अगर हम बात करें इसके लिए, अगर हम बात करें जरा बोलो, क्या लेंथ एलिमेंट या लाइन एलिमेंट अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें सो उसकी को हम क्या बोलते हैं, जब मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, अभी यहां पर है, यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, वो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वही मेरे क्या जरा बोलो, लाइन एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट आप बोल सकते हो। सो लाइन एलिमेंट अगर मैं बात करूं, लाइन एलिमेंट या आप इसको लेंथ एलिमेंट बोल सकते हो, एलिमेंट मतलब छोटा सा पार्ट, अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखा जाएगा, यानी कि हम डी आर वेक्टर के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप हो जाएगा, डी वाई जे कैप हो जाएगा, और डी जेड क्या हो जाएगा जरा बोलो, के कैप। ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन एलिमेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, लेंथ एलिमेंट बोलते हैं। अब यहां पर दूसरा हमारा टास्क होता है कि सरफेस एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा। सरफेस एलिमेंट मतलब ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का सरफेस एलिमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये एक्स वाई है, और ये आपका वाई जेड प्लेन है, और ये आपका जेड एक्स प्लेन है। जब हम एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करें तो इसके लिए हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 0। जेड की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 0। जब हम वाई जेड प्लेन के बारे में बात करें तो हमारे लिए इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 0। और जब हम जेड एक्स प्लेन के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें वाई की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, 0। ये हमारे पास वेरिएबल है, ये क्या है जरा बोलो, वेरिएबल। अब मैंने बोला ना हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस का एलिमेंट देखना पड़ेगा, इस सरफेस ये इसका एरिया पता होना चाहिए, इसका एरिया पता होना चाहिए। कब, जब हमने कैसा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर हम बात करें सरफेस एलिमेंट, किसके लिए बात हो रही है, सरफेस एलिमेंट कैसा लिखा जा रहा है करके, इसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन आगे आने वालों में मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली लिखना बताया जाएगा कि आप डायरेक्टली कैसे लिखोगे करके। देखो जैसे मुझे इस सरफेस, मेरे को क्या करना है ना, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को सरफेस एलिमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे कर सकते हैं, मुझे इसका एरिया देखना पड़ेगा, एक्स वाई का, फिर वाई जेड का, फिर जेड एक्स का। तो एक्स वाई का मैं अगर एरिया निकालूंगा तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, एरिया आपके पास कैसी क्वांटिटी है जरा बोलो, वेक्टर क्वांटिटी है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें आपके पास वेक्टर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका, अगर इस वाले पोर्शन का अगर एरिया देख रहा हूं, सो अगर मैं सरफेस एलिमेंट किसके बारे में बात कर रहा हूं, इस वाले प्लेन का, उसके लिए आपके पास पहली बात जेड की वैल्यू कितनी होगी जरा बोलो। सो फॉर अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बोलो, 0। और जेड की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपके पास इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, डी एक्स वाई के बारे में बात करें, किसके बारे में, एक्स वाई प्लेन के बारे में। तो कैसे निकाला जाएगा डी एक्स वाई वेक्टर, भाई dx इंटू डी वाई, क्या dx कौन सा आ जाएगा जरा बोलो, इसकी डायरेक्शन क्या, आई कैप, इंटू क्या आ जाएगा जरा बोलो, dy इंटू क्या आ जाएगा जरा बोलो, जे कैप। क्या आ जाएगा भाई, dx इंटू आपको क्या कर दोगे जरा बोलो, dy। अच्छा अगर हम बात करें dx, अगर हम y अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा dx इंटू dy, आई क्रॉस क्या आ जाएगा, j। आई क्रॉस j क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आई क्रॉस j करेंगे तो किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी जरा बोलो, k की। तो हमारे पास इस सरफेस का जो सरफेस आपका एरिया वेक्टर आएगा, उस एरिया वेक्टर को लिखा जाएगा कैसे, डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई के कैप। समझ में नहीं है ये बात, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, dx इंटू डी वाई के कैप लिखा जाएगा। क्यों, डायरेक्शन क्या है इसकी, के कैप के अलोंग है, पता चला ना। इसके ऊपर आपको एरिया वेक्टर का किसके अलोंग है जरा बोलो, के कैप के अलोंग है। इसी तरीके से हमें किसके बारे में बात कर सकते हैं जरा बोलो, वाई जेड प्लेन के बारे में बात कर सकते हैं, और इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में जरा बोलो, जब हम बात करेंगे एक्स इक्वल टू 0 प्लेन के लिए, किसके लिए, एक्स इक्वल टू 0 प्लेन के लिए। तो जब एक्स इक्वल टू 0 प्लेन के लिए करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा क्या जरा बोलो, इसका अगर हम एरिया वेक्टर का डिफाइन करना सर इस प्लेन का, तो कैसे डिफाइन करेंगे, डी वाई जेड बोल दिया मैंने, वाई जेड प्लेन के लिए। तो वाई जेड प्लेन के लिए क्या, डी वाई क्या आ जाएगा जरा बोलो, डी वाई डायरेक्शन क्या जरा बोलो, जे कैप है, और फिर उसके बाद क्या जरा बोलो, डी जेड क्या आ जाएगा जरा बोलो, के कैप आ जाएगा, डी जेड क्या आ जाएगा जरा बोलो, के कैप। ठीक है, ऐसे करके यहां से अगर डी वाई जेड अगर आप कैलकुलेट करोगे, डी एक्स डी एस वाई जेड वेक्टर कैसे आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड इंटू जे क्रॉस के,
जे क्रॉस के करोगे तो डायरेक्शन किसकी आ जाएगी जरा बोलो, आई की। तो यहां आएगा जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के में जो डायरेक्शन आएगी, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी डी वाई इंटू डी जेड, ये आ जाएगी आई। ऐसे ये लिखने आने चाहिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट बता दूंगा कैसे लिखना होता है करके, लेकिन आइडिया आपको आ जाना चाहिए कि कैसे निकाला जा रहा करके, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारा एक और प्लेन बचा, कौन सा प्लेन, y इक्वल 0। तो जब आप बात करोगे y इक्वल 0 प्लेन के बारे में, तो y इक्वल हमने लिख दिया 0। y इक्वल 0 प्लेन के लिए जब हम बात करेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, तो मैंने बोल दिया डी जेड एक्स वेक्टर बोल दिया। तो क्या कर देंगे, डी जेड इंटू के कैप लिख देंगे, इंटू डी एक्स इंटू क्या लिख देंगे जरा बोलो, आई, ठीक है। और के क्रॉस आई करोगे तो कहां की तरफ चले जाएगा वो जरा बोलो, डी जेड इंटू डी एक्स के क्रॉस आई। तो इसका एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा जरा बोलो, इस प्लेन का एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, डी जेड इंटू डी एक्स, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी जरा बोलो, जे कैप, ये आएगा डी एस जेड एक्स आ जाएगा। जब आप तीनों को ऐड कर दोगे ना, किस किस को, ये डी एक्स वाई को, कहां गया वो, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई, ये आपका डी वाई जेड हो गया, और डी जेड एक्स हो गया, तीनों को ऐड करोगे तो इसी से जो वेक्टर बनेगा उसी को हम बोलते हैं सरफेस एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं। ये बात समझ नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट वेक्टर। तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हमें एक वेक्टर देखने को मिलेगा, और वो वेक्टर किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे डी एस एक वेक्टर बनेगा, यही आपके पास सरफेस एलिमेंट है, ध्यान में रखना। क्या आएगा, डी एक्स आपके पास एक्स वाई आ जाएगा, प्लस डी वाई जेड आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आएगा, डी एस जेड एक्स, तीन को ऐड कर दीजिए, डी एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई में हमारे पास क्या आता है बोलो, डी एक्स वाई के लिए क्या आया था, डी एक्स इंटू डी वाई के कैप आ गया है। फिर हमारे पास वाई जेड के लिए क्या आया था, उधर आया था वाई जेड के लिए डी वाई इंटू डी जेड आई कैप आया था। फिर अगर हम बात करें तीसरे के लिए क्या आया था, डी जेड इंटू डी एक्स, कुछ ऐसे आया था, तीन हमारे पास ये आए थे, ये आया था जे कैप। इनको सही से लिख लीजिए, डी एस वेक्टर को सही से लिखे होगे तो क्या आएगा, डी आई वाला पहले लिख लो, वाई इंटू डी जेड आई कैप, फिर जे वाला लिख लो, डी जेड इंटू डी एक्स जे कैप, फिर ये आपका तीसरा क्या आ गया, डी एक्स इंटू डी वाई के कैप। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं सरफेस एलिमेंट वेक्टर, ये ध्यान में रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एलिमेंट वेक्टर। बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी जब यूज करना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर हमें लेंथ एलिमेंट पता है तो उससे हम सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे बनाते हैं। सुना, पहले वॉल्यूम एलिमेंट भी देख लो। अच्छा, इस पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वॉल्यूम एलिमेंट कैसे बनाया जाएगा, आपको पता है कि एक वेक्टर इसका लॉन्ग होगा, एक वेक्टर इसका लॉन्ग होगा, एक वेक्टर इसका लॉन्ग होगा, और तीनों के लिए हम क्या कर देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट परफॉर्म कर देंगे। उसी से क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट। याद है, वॉल्यूम तीन वेक्टर अगर होते तो वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते थे हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वही करेंगे और उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इसका क्या वॉल्यूम होगा करके, ठीक है। तो चलिए लिखिए फिर, ये सरफेस एलिमेंट, ये वेक्टर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका समराइज कर देंगे इस चीज को, कैसे समझना है कैसे लिखना है करके, पहले फटाफट एक बार देख लीजिए। देखिए तो हमारे पास ये एक्स है, ऑलरेडी आपको बताइए। जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट लिखना आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होता है ऑलरेडी आपको बता भी है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, डी वी इक्वल क्या लिख देंगे, डी एक्स आई कैप। ये dx आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब हमने dr वेक्टर बनाया तो नॉर्मल सी बात है ये आई कैप है, डॉट क्या आ जाएगा जरा बोलो, dy j कैप आएगा y। फिर आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा जरा बोलो, क्रॉस dz क्या आएगा, k कैप आएगा। ऐसा क्यों लिखा होगा, a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c से ही क्या पता चलता था जरा बोलो, वॉल्यूम। तो dv इक्वल कितना आएगा, यह आएगा dx dy dz एक तरफ आ गया, यह आएगा i डॉट j क्रॉस k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i। तो i डॉट i कितना हो जाएगा जरा बोलो, यहां से ये आ जाएगा 1, तो आ जाएगा dx dy dz, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ये आ गया वॉल्यूम एलिमेंट। अब
देखो डायरेक्ट हमें लिखना आना चाहिए। लिखना कैसे आना चाहिए? अगर हमें सरफेस एलिमेंट वेक्टर अगर बताना है, लेंथ एलिमेंट वेक्टर अगर दे रखा तो हो जाएगा। देखो नोट करके समझ लेना बातों को, क्या बात है करके। जैसा हमने देखा हमारे पास लेंथ एलिमेंट था dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। एक बार समझ लेना, इसीलिए अलग से लिखा है, ठीक है। बाकी सब में मैं ऐसा नहीं कि सब में अलग से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आपको लिखना आना चाहिए। बात समझे नहीं है? लिखना आता है तो सब आएगा। सुनना कैसे लिखोगे जरा देखो। ये लेंथ ये क्या है जरा बोलो। ये लाइन एलिमेंट है। ये क्या है? लाइन एलिमेंट है। हमें क्या लिखना है? हमें सब उसके लिए यहां से लिखना है सरफेस एलिमेंट। क्या लिखना है? सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा? लिखने का तरीका क्या होगा समझिए। हमें क्या करना होगा, जब सरफेस एलिमेंट वेक्टर लिख रहे हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना, अब उसको ऑब्जर्व करना। जब हम आई वाला लिख रहे हैं ना, आई वाले के आई का कोफिशिएंट नहीं है, वाई और जेड है। जब हमने आई कैप लिखा ना, आई कैप, तो आई कैप के साथ कौन सा है? डी वाई और डी जेड। तो यहां आया होगा डी वाई और इधर आया होगा डी जेड इंटू आई कैप आया होगा। जब हम y वाला लिखेंगे तो y वाला नहीं लिखना है, x और ये वाला कंपोनेंट लिखना है। मतलब क्या लिखेंगे? dx इंटू डी जेड। क्या लिखेंगे जरा बोलो? j कैप। फिर जब हम z वाला लिख रहे हैं ना, z वाला कंपोनेंट, तो x और y आएंगे, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो? dx इंटू डी वाई इंटू क्या आ जाएगा जरा बोलो? k कैप। ये लिखने का तरीका है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या कर देना है? इन तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर देना है? तीनों एलिमेंट, जो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, dx dy dz, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए क्या कहा मैंने? आई वाली को अगर लिख रहे हो तो इसके कंपोनेंट को, इसको छोड़ देना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब जे वाले को लिख रहे हो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आ जाएगा जे का कंपोनेंट आ जाएगा, सरफेस एलिमेंट वेक्टर जो बनेगा। जब ये लिख रहे हो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं लिखना है। क्या ये बात समझ में आई? बताओ तो। ये बात समझ में आई कि ये लिखना कैसे करके, लिखना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, लिखने का आइडिया। ये कैसे टेक्स्ट करना है करके बोलो। आया तो ये भी बताओ, नहीं आया तो ये भी बताओ, नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना आना चाहिए। लाइन एलिमेंट है तो सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, हमें तीनों चीज लिखनी आनी चाहिए। और अभी मैं एक बार ये समझा दिया हूं, उसके बाद सेम पोलर में चलेगा, सेम आपके पास किस में चलेगा? सेम स्फेरिकल में चलेगा, सेम वॉल्यूम में भी चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा, सब जगह सेम चलेगा, ध्यान में रखना। चलो फिर सर, मेन टॉपिक क्या है? अच्छा, लेट ज्वाइन किया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम, चार तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा, पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड दो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम आती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इसमें लिखना दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट। दूसरा लिखना पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ऑलरेडी आपको पता ही है कि अगर हमारे पास सपोज के लिए ये कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है, समझना जरा, ठीक है। इसमें अगर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल आपके पास यहां से सोच कर आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे जरा बोलो? आर डिस्टेंस पे। और इस पार्टिकल का यहां से जो एंगल है, कहां से? इस एक्सिस से जो एंगल है, एक्स एक्सिस से, एक्स वाई जेड कहीं भी मान सकते हो, अभी के लिए फिलहाल के लिए मैंने इधर मान रखा है, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे मानना चाहो वैसे मान सकते हो, ठीक है। मैंने एक्स वाई जेड यहां मान रखे, जहां आपको सही लगे वहां मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? आर कमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखे जाते हैं? आर कमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे पार्टिकल के, कैसे लिखे जाएंगे? आर कमा थीटा। सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? दो कोऑर्डिनेट। मैंने कहा भी सपोज के लिए इस पार्टिकल को हम किस में घुमा दिए? इस तरीके से सर्कल में घुमा दिए। किस में घुमा दिए? सर्कल में। जब सर्कल में घुमाओगे तो नॉर्मल सी बात है, पहली बात तो सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए। इसका क्या लिखना आना चाहिए? पोजीशन वेक्टर क्या है करके। फिर इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी लिखनी आनी चाहिए। डायरेक्शन मैंने आर के बोल दी, ठीक।
और दूसरा क्योंकि हमें थीटा है तो थीटा की डायरेक्शन भी लिखनी आनी चाहिए कि थीटा किस डायरेक्शन में है करके। तो थीटा की डायरेक्शन, थीटा कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगी, थीटा की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है जरा बोलो, थीटा की डायरेक्शन। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखूं, सो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा जरा देखो। हमको क्या बताना होगा ना, ये आर और थीटा का एक्स वाई से क्या रिलेशन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां से अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये आर है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा जरा बोलो, आर कॉस थीटा। यही मेरा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स वाला। यहां से अगर इसमें परपेंडिकुलर का ड्रॉ कर दूंगा, ये हमारा क्या होगा जरा बोलो, आर साइन थीटा, और यही मेरा क्या हो जाएगा जरा बोलो, वाई, क्योंकि वाई का लॉन्ग है। तो हमारे पास वाई वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा जरा बोलो, आर साइन थीटा। देखो वेक्टर की बेसिक क्लास है, आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर की अगर बेसिक क्लास अगर नहीं देखी होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जरा सुनना ध्यान से। सो पोजीशन वेक्टर अगर हम बात करें, लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू हमने बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहां से एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू क्या है जरा बोलो, आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये जे कैप। यहां से अगर हम लिखने की कोशिश करें, हमने आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा आई कैप आएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा, जे कैप। हमने यहां से इसको क्या लिख लिया, देखो किसी भी वेक्टर को इन जनरल कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर को लिखने का तरीका एक क्या होता है, एक मिनट नहीं दिख रहा था इसको तो, ठीक अब दिख रहा होगा। देखो किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, इन जनरल सिंस यहां पे लिख देना आपके पास, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये लाइन यहीं पर, यहाँ इस लाइन को आर इक्वल टू, मैंने आर बाहर लिख लिया, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जी कैप आ गया। मैंने क्या बोला, वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या है वेक्टर, ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बोलो डायरेक्शन, ये क्या है डायरेक्शन। तो हम यहाँ से आर कैप कंपेयर करो तो दोनों को क्या लिख सकते हो, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये टू डायमेंशन में किसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, ये ध्यान में रखना। ये यूनिट वेक्टर की क्या है जरा बोलो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे करके। ये जो आपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन करा उसकी क्या है डायरेक्शन, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। ठीक है, चलिए इसी तरीके से थीटा की भी तो डायरेक्शन बता सकते हो, थीटा की भी तो वैल्यू बता सकते हो। थीटा देखो ये आर वेक्टर है आर वेक्टर ऑलरेडी आपको पता ही है। ये यहां से कितने एंगल आ गए अगर आप समझ पा रहे हैं, तो यहां से ये 90 डिग्री एंगल आ गए। कितने डिग्री एंगल आगे जरा बोलो, 90 डिग्री। तो जब ये थीटा एंगल पर है, पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल पर है, तो इसको निकालने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 90 डिग्री। सो अगर हम बात करें तो जो थीटा कैप आएगा, थीटा कैप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वेक्टर में cos थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा कितना आएगा, आई कैप आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा जे कैप। ये क्या आ जाएगा, जे कैप। ये किसके लिए आ रहा है जरा बोलो, थीटा कैप के लिए। तो थीटा कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 90 प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, ये आ जाएगा cos थीटा जे कैप। ये क्या आ गया है जरा बोलो, थीटा कैप, जो कि हमें पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, दोनों ही वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें आर कैप भी पता होना चाहिए, थीटा कैप भी पता होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट का। अब इसी में अगर आपसे बोल दिया जाए लाइन एलिमेंट क्या आएगा करके, लाइन एलिमेंट क्या आएगा, तो लाइन एलिमेंट हमें लिखना पड़ेगा आपके पास क्या आएगा करके, हमें डी आर वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा क्या आएगा करके। ठीक है, चलिए पहले नोट करिए इतना। देखिए अब इसको लाइन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, सुनना जरा। हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, हमने क्या करा, हमें लाइन एलिमेंट निकालना है। अब थोड़ा यहां से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास ये वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये हमारा डी आर वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया जरा बोलो, डी आर। ठीक, थीटा की डायरेक्शन में कितना घूमना पड़ेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जब मैं लाइन एलिमेंट लिखूंगा, लाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आता है कि मैं एक्स में कितना डिस्प्लेस किया, वाई में कितना डिस्प्लेस किया, जेड में कितना डिस्प्लेस किया। तो यहाँ किस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ हमें आर में भी देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, थीटा में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आर और थीटा में, आर में कितना सा डिस्प्लेसमेंट देखा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर देखा है, तो थीटा में भी कैसा डिस्प्लेसमेंट देखिए, छोटा सा। जब मैं छोटा सा आर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो ये वेक्टर कैसे हो जाएगा जरा बोलो, ये हमारा वेक्टर इधर चले जाएगा। कितना एंगल हमने चेंज कर दिया, पहले कितने एंगल पर था, थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर था जरा बोलो पहले, थीटा एंगल पर,
अब जो मैंने चेंज कर दिया, कितना एंगल कर दिया जरा बोलो, डी थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ऑलरेडी आपको बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा, बोलो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके कैसे एंगल रोटेट हो रहा है जरा बोलो, इस डायरेक्शन में। तो अगर आपसे बोला जा रहा लेंथ एलिमेंट लिखने के लिए, लाइन एलिमेंट लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा लाइन एलिमेंट, जरा समझने की कोशिश करना। लाइन एलिमेंट अगर लिखता हूं मैं 2 डायमेंशन में, कैसे लिखा जाएगा भाई? लाइन एलिमेंट लिखने का तरीका, डीएल वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो ध्यान से सुनना, क्या लिखा जाएगा, डीआर वेक्टर। ठीक है, डीआर वेक्टर कितना है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो जरा सुनना, इन जनरल डी एल आर वेक्टर, मतलब आर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑलरेडी आपको पता है डी आर हुआ है करके, और डायरेक्शन क्या आएगी, आर कैप आएगी। वैसे फिर किसमें डिस्प्लेसमेंट किया जरा बोलो, एंगल में भी तो चेंज किया, कितना चेंज किया जरा बोलो, छोटा सा। तो ये आर के लेंथ कितनी चेंज हुई, क्योंकि लाइन एलिमेंट है तो लेंथ के बारे में बात होंगी। तो ये कितना है हमारे पास जरा बोलो, डी एल थीटा बोल दिया, जो आपका डायरेक्शन जो एंगल में जो चेंज आया है। जो आर्क में हमने थीटा एंगल चेंज करने से जो लाइन एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे जरा बोलो, डीएल थीटा। तो मैंने लिख दिया डीएल थीटा वेक्टर लिख दिया। तो इनको लिखा कैसे जाएगा, डीएल वेक्टर इक्वल टू डीआर, डीएल आर मतलब आर के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना हुआ, छोटा सा डीआर, और डायरेक्शन क्या आएगी जरा बोलो, आर कैप। दूसरा, जब मैंने थीटा एंगल चेंज किया तो उसकी वजह से इसके लाइन एलिमेंट में यानी कि एंगल की वजह से जो चेंज आया वो कितना है जरा बोलो, डीएल थीटा। इसको निकाला कैसे जा सकता है, हमें आर पता है, डी थीटा पता है, तो ये आर के कितना आ जाएगा जरा बोलो, आर की इक्वल क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, तो कितना आ जाएगा, एंगल इंटू रेडियस, और डायरेक्शन किसकी आएगी जरा बोलो, थीटा कैप। ये जो बना यही हमारा क्या है जरा बोलो, यही हमारा लाइन एलिमेंट है। मतलब आर में कितना, क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल है, जैसे मैंने बोला ना इससे पहले dx dy dz, वो बड़ी बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाता है, तो इसको भी समझना है। कैसे समझना है, आर में जो चेंज किया तो नॉर्मल से डी आर, और जब थीटा में चेंज करूंगा तो डी थीटा, तो डी थीटा की वजह से जो लेंथ एलिमेंट में चेंज आएगा, आर के एलिमेंट में चेंज आएगा, उसको मैंने डीएल थीटा बोला, और डीएल थीटा कितना होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल इंटू रेडियस डायरेक्शन किसकी आएगी, थीटा कैप की, क्योंकि जो आर का एलिमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा। ये समझ में आया, बोलो ये समझ में आया। अब यहीं से सरफेस एलिमेंट कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया था सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका, अब आप बताएंगे सरफेस एलिमेंट कैसे लिखेंगे, किससे, लाइन एलिमेंट से सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका हमने बताया था आपको। क्या कर देना होता है जब हम इसके लिए सरफेस एलिमेंट लिखेंगे तो इसको पहली बात क्या लिख देंगे, डीएस वेक्टर। इसके लिए लिख रहे हैं तो हम किसके लिए बात करेंगे, दूसरा वाला बात करेंगे, किसको लिखेंगे, दूसरा वाला। अभी बोला था नहीं बोला था सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका क्या होगा करके, ठीक है, बोलिए। सरफेस एलिमेंट लिखा जा सकता है, क्या कर देंगे, दोनों को ही हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बनेगी सरफेस, आप वैसे भी खुद ही दिमाग लगा सकते हो। ये लेंथ हो गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगी जरा बोलो, ब्रेथ। ये हमने देखा ना, डी आर इंटू डीएल, आपको डीएल क्रॉस कर दोगे, क्या कर दोगे जरा बोलो, सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए डी आर क्रॉस क्या कर दोगे जरा बोलो, या इसको डीएल आर मान लो, क्या कर दोगे, डी एल आर क्रॉस क्या कर दोगे जरा बोलो, डी एल थीटा, ऐसे करके कर दो, खत्म। कितना आएगा यहां से, डीएल, ये कितना है जरा बोलो, डी आर इंटू आर कैप आएगा, डीएल थीटा कितना आएगा जरा बोलो, आर डी थीटा इंटू थीटा कैप आ जाएगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डी आर, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, आर डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप। आर कैप क्रॉस थीटा कैप कहां की तरफ आएगा बता सकते हो, आर इधर की तरफ थीटा इधर की तरफ, तो कहां की तरफ चले जाएगा, जेड वाली डायरेक्शन में आएगा। आर कैप क्रॉस थीटा कैप कहां की तरफ आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कहां की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। कैसे लिखा है, ये समझिए कि ये डी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर, लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो एरिया बन जाएगा। यहाँ पे कौन से एरिया के बारे में बात हो रही है, ये वाले एरिया के बारे में बात हो रही है, ये सरफेस वाले के बारे में बात हो रही है, ये जो सरफेस कवर हो रही है। तो कितना आएगा फिर ये, मैंने लिखा डीएल आर क्रॉस आपके पास डीएल आपके पास थीटा कर दिया, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से डी आर कैप आर थीटा डी थीटा थीटा कैप, तो यहाँ से आर डी आर थीटा डी थीटा आर कैप क्रॉस थीटा कैप, आर कैप क्रॉस थीटा कैप की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है के कैप। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ से डीएस वेक्टर लिख दिया, आर डी थीटा, यह आ जाएगा आपके पास के कैप, ठीक। ये सरफेस एलिमेंट, ठीक। चलिए लिखिए फिर, वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें पता है 2D प्लेन है, 2D प्लेन के लिए ये सिर्फ पता ना आर और थीटा एक ही प्लेन में होता है, ऐसे करके समझ आ रहा नहीं यार। तो वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन नहीं होगा, सरफेस एलिमेंट होगा, तो हमने उसको देख लिया है।
नेक्स्ट, अब इसी में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में, उनको समझ लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में सबसे पहले वेलोसिटी कितनी होती है पार्टिकल की, ये जरूरी है मान लिए, और एक्सेलरेशन कितना होता है ये जरूरी है, और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। ठीक है, चलिए लिखते हैं फटाफट देखते हैं क्या आएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट लिखना, देखिए लिखना आपके पास, इसका एप्लीकेशन है, आप ऐसा समझिए ठीक है, वेलोसिटी लिख देना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं हमें डिस्कस करने हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए, हमने क्या मेंशन किया है, अगर आप समझ पा रहे हैं, वेलोसिटी कैसे मिलेगी, पोजीशन वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर आया था, अगर आपको समझ में अगर थोड़ी देर पहले आ रहा है, पोजीशन वेक्टर हमने लिखा था आर इंटू आर कैप लिखा था, क्वेश्चन वेक्टर क्या लिखा था, आर इंटू आर कैप, ये लिखा था। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा देखो, यहाँ हमें जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी वेक्टर होंगे या याद रखना वो पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, यानी कि आर और थीटा के अलावा वहां कुछ नहीं आने चाहिए, ध्यान में रखना। कैसे लिखेंगे, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, वेलोसिटी, यहां लिख देना, पहले लिख देना वेलोसिटी कैलकुलेट करने करके, इधर लिख देना वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमने क्या लिखा, आर वेक्टर हमें पता था आर इंटू आर कैप है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे ही मैं डी आर बाई डी टी लिखूंगा तो ये जो वेक्टर बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे जरा बोलो, वी वेक्टर, क्या बोलेंगे, वी वेक्टर, या वेलोसिटी वेक्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं जरा बोलो, वेलोसिटी वेक्टर। आर की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी, ये क्या आर इंटू आर कैप। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक यह है एक ये, इसमें क्या लगाना पड़ेगा जरा बोलो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए और सॉल्व करिए क्या आ रहा देखिए। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, डी बाई डी टी, आर कैप ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर किसका डिफरेंशिएशन, ये आर बाहर आ जाएगा, डी आर कैप बाई कितना आ जाएगा, डी टी, यही आएगा। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं, अच्छा देखो ये तो हमको ऑलरेडी पता है, डी आर बाई डी टी को क्या लिखा जाता है, यहाँ डी आर बाई डी टी को लिखा जाता है आर डॉट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, आर डॉट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इंटू आर कैप, वेलोसिटी है ये आर डॉट लिखा जाता है, लेकिन ठीक आर, फिर आपके पास ये क्या जरा बोलो, अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्या आएगी करके कैलकुलेट कर देते हैं, हमें ऑलरेडी पता ही था। आर कैप क्या है, आर कैप क्या था, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ये था। इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, ठीक है, कॉस थीटा जे कैप आ जाएगा, यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा अच्छा एक मिनट, थीटा का तो किया, लेकिन ये कॉस थीटा का तो किया, साइन थीटा, लेकिन थीटा का तो दोबारा किया ही नहीं ना, किसका नहीं किया, थीटा का, तो थीटा का दोबारा करोगे तो कितना होगा, थीटा डॉट आई कैप, फिर किसका होगा, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा का दोबारा होगा टी के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, थीटा डॉट, थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी है, थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी, कितना आ जाएगा ये, जे कैप, तो डी आर कैप कितना आएगा भाई, डी टी कितना आएगा, फिर ये आ जाएगा थीटा डॉट दोनों में से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये, थीटा डॉट कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये ध्यान में रखना, जो यहां पर हमने डॉट लिखा है इसका मतलब क्या है करके, इसका मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी। वैसे ही यहां पर आएगा, यहां पर मैं पहले कॉस थीटा का क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, फिर थीटा का दोबारा होगा, थीटा का दोबारा होगा तो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी, उसको क्या लिखा जा रहा है, थीटा डॉट, एक बार डेरिवेटिव को। और ये क्या है जरा बोलो, ये तो ऑलरेडी आपने अभी देखा था क्या आ रहा था करके। ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है जरा बोलो, ये होता है हमारे पास थीटा कैप, ये कितना होता है, थीटा कैप होता है। इसकी वैल्यूज को कहां रख दो जरा बोलो, इसको वन कर दो, इक्वेशन वन में रख दो, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन।
और जैसे ही 1 में रखोगे तो कितना आ जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। ये जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है ना, इसी को हम आपके पास बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें दो वेलोसिटी आ रही है, एक आ रही रेडियस के अलोंग आ रही है विच इज आपका, इसको हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं। दूसरा एक वेलोसिटी आ रही है इस थीटा के अलोंग, इस एक वेलोसिटी आ रही है क्या, जरा बोलो, इस थीटा के अलोंग, जिसको हम आपको इन जनरल क्या बोलते हैं, जरा बोलो, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसको हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो आपके पास किसके अलोंग आ रही है, जरा बोलो, थीटा के अलोंग आ रही है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान में रखना, आर डॉट इसको भी और इसको भी, ये है। ठीक, अगर आपसे बोल दिया जाए वी आर मतलब रेडियल कंपोनेंट विच इज आर डॉट, इसका मतलब डी आर बाई डी टी होता है। ठीक है, और अगर आपसे बोल दिया जाए टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होता है, ये होता है वी थीटा, ये आपके पास कितना आता है, जरा बोलो, आर इंटू थीटा डॉट, इसी का मतलब है आर डी थीटा बाई डी टी, और इसी को हम लिखते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं वी थीटा आर, इसी को हम बोलते हैं ओमेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर ओमेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सीलरेशन, किसमें, इसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, हटा दे इसको। देखिए, तो अगर हम बात करें दूसरा इसमें पॉइंट लिखिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी, अभी हमने आपका वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करा था, उसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर था क्या, हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आया था आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप, यही आया था, यही हमारा क्या था, जरा बोलो, वेलोसिटी वेक्टर था। ठीक, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, जैसे आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ए इक्वल टू क्या करोगे, जरा बोलो, डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, जरा बोलो, वी, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी वी वेक्टर कितना आ जाएगा, आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये आ जाएगा। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, जरा देखो, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, पहली बात डी बाई डी टी आर डॉट आर कैप, ये अलग डिफरेंशिएट होगा, प्लस डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, यहाँ तीन टर्म है, ये तीन टर्म अलग से डिफरेंशिएट होंगे होंगे। तो एक एक काम करते हैं, एक एक करके, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, पहले ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसमें एक डॉट आ रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव मतलब एक और डॉट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आर डबल डॉट, ऐसे आ जाएगा, दो डॉट आ जाएंगे। ठीक, मैं ये नोटेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में भी यही नोटेशन आते हैं, कि ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन, इसलिए आप ये इन बातों को ध्यान में रखना है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ये ऐसी रहा, ठीक, प्लस फिर क्या रहेगा, ये ऐसी रहेगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जरा बोलो, इसको, आर कैप को। फिर किसका होगा, जरा बोलो, फिर इसमें करेंगे, इसमें पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों ऐसे रहेंगे, फिर इसका होगा, ये और ये ऐसे रहेंगे, फिर इसका होगा, ये और ये ऐसे रहेंगे, तो कितने टर्म आएंगे, तीन टर्म आएंगे। तो कितना आएगा, जब इसका करेंगे ना इसका, तो कितना आ जाएगा, जरा बोलो, बार बार नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कितना आ जाएगा, आर डॉट, इसका करेंगे जब, तो ये ऐसी रहेगा, थीटा डॉट थीटा कैप। फिर क्या आएगा, इसका करेंगे, ये ऐसी रहेगा, आर ऐसी रहेगा, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक डॉट पहले से था, दो डॉट आ जाएंगे, एक डॉट पहले से था, एक बार और डेरिवेटिव का, तो एक डॉट और आ जाएगा, और ये थीटा कैप ऐसी रहेगा। फिर क्या होगा, इसका और इसका तो ऐसे हो चुका है, ये तो ऐसी के ऐसे आएंगे, फिर किसका डेरिवेटिव होगा, इसका, तो कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कितना आ जाएगा, थीटा कैप। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर
फिर से दो टर्म आ रहे हैं, एक टर्म ये आ रहा है और एक टर्म ये आ रहा है, जो कि हमें समझने पड़ेंगे टर्म क्या है करके। तो हम इनको कहां पर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने लिखा था डी बाई डी टी ऑफ आर कैप क्या है करके, डी बाई डी टी इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप थी वैल्यू। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप। ठीक, ये आया था। तो थीटा डॉट अगर कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट थीटा कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट थीटा कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू है, यही आई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरा भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या जरा बोलो, ये वाला टर्म, ये कितना है जरा बोलो, डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप। इसकी वैल्यू क्या थी, डी बाई डी टी, इसकी वैल्यू थी आपके पास माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये थी इसकी वैल्यू, आपने वैल्यू लिख रखी है, ठीक है, यही थी वैल्यू, है थी ना। यही तो हमारे पास किसकी वैल्यू थी जरा बोलो, थीटा कैप की। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक बार करोगे तो कितना, माइनस का कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप, फिर कितना आएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। ठीक, इसमें से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, थीटा डॉट भी कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। ठीक, ये कितना आ रहा है, माइनस का थीटा डॉट, ये पूरा का पूरा बन गया, क्या बन गया जरा बोलो, ये आर कैप बन गया। क्या बन गया जरा बोलो, आर कैप। तो यहां से अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमारे पास यहां से जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है ये d बाई डी टी किसकी वैल्यू है जरा बोलो, थीटा कैप की जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस थीटा डॉट आर कैप आ रही है। इन दोनों वैल्यूज को, किसको, इस वैल्यूज को और इस वैल्यू को उठाइए और जो हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो करोगे तो क्या आएगा जरा बोलो, ए वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट, इसकी वैल्यू कितनी आई थी थीटा डॉट, कितना आ गया थीटा कैप, फिर कितना आ गया आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप, फिर कितना आ गया आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, फिर कितना आ गया आर थीटा डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का थीटा डॉट आर कैप। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखो, आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप, तो ये दोनों तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ये अलग है, ये देखिए आर थीटा डॉट, ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये कितना आएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, ये आर कैप है, ये भी आर कैप है, एक तरफ कर लो इनको, आर डबल डॉट आपके पास आर कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा आर कैप आएगा, प्लस कितना आ जाएगा टू आर डॉट थीटा डॉट, क्या आएगा टू आर थीटा डॉट, आपके पास कितना आ जाएगा थीटा कैप। ठीक, प्लस इसमें एक और टर्म आ रहा है, कितना आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट, कितना आ जाएगा थीटा कैप। ये हमारे पास टर्म आ रहे हैं, चार टर्म आ रहे, चार के टर्म को सही तरीके से लिख लिया आर कैप यहां से कॉमन ले लो, थीटा कैप यहां से कॉमन ले लो, तो हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा एक्सीलरेशन वेक्टर का। क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा जरा देखो, यह आ गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, प्लस फिर कितना आएगा, यहां से आएगा, अगर थीटा अगर कॉमन लोगे तो टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस कितना आ गया ये आर थीटा डबल डॉट, बाहर से कितना आ जाएगा थीटा कैप, ये आ जाएगा। ये जो इक्वेशन आई है ना, यही हमारा एक्सीलरेशन वेक्टर है, कहां जरा बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये समझ में आना चाहिए। अब आर के अलोंग क्या है, रेडियस के अलोंग जो एक्सीलरेशन होगा इसको हम क्या बोल देंगे, रेडियल एक्सीलरेशन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, रेडियल एक्सीलरेशन बोल देंगे। और जो थीटा के अलोंग उसको हम क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल आपके पास बोल देंगे, क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल क्या बोल देंगे, एक्सीलरेशन बोल देंगे। ठीक, और ये जिनने देखे होंगे पुराने पेपर, उनने पता है कि ये दोनों पूछे भी गए हैं, ये दोनों पूछे भी गए हैं, रेडियल एक्सीलरेशन आपके पास क्या है करके, और सेम इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में पूछा गया है। ये समझ में आया बताओ तो, नहीं आया तो फिर से डिस्कस करते हैं, कहीं पर कोई पॉइंट स्किप हो गया हो।
डॉट का ध्यान रखना, ये डॉट वगैरह दिख तो रहे होंगे ना, डॉट वगैरह दिख रहे नहीं दिख रहे वैसे हैं? समझ तो सब आ गया सर, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको, मेन क्या है ना, मेन मेन ये चीज पूछी जाती है, ये यहां सिर्फ यही पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है और ये रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। और इसमें कुछ नहीं, ये मैथ्स नहीं करनी होगी वहां, अगर आपको डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसमें वो करोगे ना, ये क्योंकि पैटर्न पुराना ही है, तो ध्यान में रखना पैटर्न अगर पुराना ही है तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर उतने ही हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन का मुझे जहां तक लगता है कि इतना बड़ा लेवल तो नहीं बनाएगा, मतलब ऐसा लेवल तो नहीं बनाएगा कि मतलब जो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, मतलब जैसा कि एलटी में हो गया था वैसा नहीं करेगा जहां तक लगता है, बाकी करा सब दिया जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम कराने की मेरी कोशिश रहेगी कि आप कुछ छोटे ना। चलिए यहाँ से हमारे जो दो बातें कंक्लूड हुई है उनको हम समझ लेते हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियल एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट में कितना होगा करके, अ, तो एक हमारे पास ये है, रेडियल एक्सेलरेशन को ए आर लिखा जाता है और उसकी वैल्यू है ये आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। दूसरा टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन आया है यह टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, ये डबल डॉट है, ये क्या सा एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अभी के लिए मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया कि रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, बाद में जब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन तो मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि रेडियल एक्सेलरेशन कब आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है। अभी तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसलिए मैंने करा दिए हैं, समझ में आ रही बात? हाँ, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम का इशू हो जाता है, हाँ टाइम का इशू हो जाता है, ये तो है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन याद होने चाहिए ना, मतलब डेटा मैक्सिमम याद होना चाहिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ न्यूमेरिकल तो सभी न्यूमेरिकल ही हैं, वो तो होगा ही, न्यूमेरिकल तो आएंगे आएंगे, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हमको एक आइडिया होना चाहिए कि सोचने का टाइम नहीं है ना, सोचने का टाइम नहीं है, मतलब सोचने का टाइम लग रहा तो इसका मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैंने एक बात बोली, मैंने क्या बोली, मैंने कहा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो पूछा जाता है इसलिए मैंने करा दिया, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स से पढ़ूंगा, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ, जब हम काइनेमेटिक्स डील करेंगे तो फिर काइनेमेटिक्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जब हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे होंगे उस समय हम जानेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में कब आता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है और दोनों कब आते हैं। अभी मैंने के लिए कुछ नहीं बताया कि कब आते हैं, क्या आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि हम उसका पार्टी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोचना कि ये बात तो कुछ करी नहीं और ये सब कुछ लिख दिए करके, मुझे पता है आपके पास कहां पर क्या बताना है करके, तो इसलिए मैंने खाली अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए मैंने करा दिए हैं, लेकिन हम जब काइनेमेटिक्स डील करेंगे तब एक्चुअल में समझेंगे कि पार्टिकल के पास कब कौन सा एक्सेलरेशन आता है करके, ठीक है, और वो चीजें पता होनी जरूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, अभी हम काइनेमेटिक्स जब डील करेंगे तो वहां पर फिर से इन चीजों को डिस्कस करना है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए आपको इसको डिस्कस कर लिया गया है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है। तो पहली बार स्पेरिकल क्यों बोलते हैं समझ लेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए हमने क्या करा, ये इस तरीके से एक्स वाई जेड कंसिडर करके, ये हमारा एक्स है, ठीक है,
ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा कहीं x है इस तरीके से, ये x है, ये y है, और ये z है कहीं, ठीक है, इस तरीके से x y z। तो जब एक्स वाई जेड अगर है तो नॉर्मल सी बात, हमने क्या करा, किसी पॉइंट के जब लोकेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में करते हैं क्या, ध्यान सुना, जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट जो किया जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अगर हम बात करें आर थीटा फाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, आर थीटा फाई। तो अगर मेरे पास अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट की लोकेशन कैसे लिखी जाएगी, आर थीटा और एक और आ जाएगा फाइव। पोलर कोऑर्डिनेट में सिर्फ कितने होते हैं, दो। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कितने आ जाते हैं, तीन। अब तो यहाँ वॉल्यूम वाली बात भी आएगी, इसका मतलब कौन सी आएगी जरा बोलो, वॉल्यूम वाली बात भी आएगी। अब आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब समझ लेते हैं, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये पार्टिकल की जो डिस्टेंस होती है ना, ये कितने डिस्टेंस पर है करके, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, आर बोलते हैं। समझते रहना, सारी बातों को समझते रहना एक एक करके। मैंने क्या बोला, ये जो पार्टिकल जितने डिस्टेंस पर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, आर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर। अच्छा, थीटा क्या होता है, ये जो पार्टिकल जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, थीटा। क्या बोलते हैं जरा बोलो, थीटा। तो फाई क्या होता है, जब हम इस पार्टिकल का यहां मैंने इस बार इस पर जेड एक्सिस में प्रोजेक्शन गिराया ऐसे करके, और फिर इसी प्रोजेक्ट एक और प्रोजेक्शन कहां गिराया जरा बोलो, इधर आपके पास, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन में, कहां प्रोजेक्शन गिराया, एक्स वाई प्लेन में ऐसे करके ये प्रोजेक्शन गिरा दिया। एक काम कर लेते हैं, इसको इधर ही कर लेते हैं, इस वाई एक्सिस को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको इधर ही कर लेते हैं। किधर, इधर, इधर कर लेते हैं, ज्यादा बेटर इधर ही रहेगा। वाई हमने क्या करा, इसका इधर कहीं प्रोजेक्शन गिरा दिया, कहां, इधर, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। जब आप एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन गिराओगे तो नॉर्मल सी बात है, ये जो प्रोजेक्शन है कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मैं पता ना, इस आर का इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा वो कंपोनेंट जरा बोलो, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आर कॉस थीटा। और ये किसके अलोंग है, जेड के अलोंग है, तो इसी को क्या बोला जाता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा बोला जाता है। इस आर का इधर का तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको हमको क्या बोलेंगे जरा बोलो, आर साइन थीटा। क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा। बात समझ में आई। ये जो आर का एक्स वाई प्लेन में ये जो आर साइन थीटा कंपोनेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, इस आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आर साइन थीटा है, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए आप अगर कुछ कहते हो तो कुछ लेट भी कर सकते हैं, ये कहां से जरा बोलो, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फाई बोलते हैं। समझ में आई बात, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फाई। अच्छा सुना, फिर अब हमने क्या करा, अच्छा ये इसका मतलब एक्स कितना होगा फिर, तो हमने क्या करा जरा देखो, ये आर साइन थीटा है, इसका इधर की तरफ जब मैं कंपोनेंट लूंगा, कहां की तरफ जरा बोलो, एक्स की तरफ कंपोनेंट अगर मैं लूं, एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना लोगे जरा बोलो, आर साइन थीटा को अगर कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए पी मान लो, तो कितना आ जाएगा, ये पी कॉस फाइव की डायरेक्शन इधर लेना ना, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, पी कॉस फाइव। और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट अगर लोगे तो ये कितना आ जाएगा जरा बोलो, इधर अगर लोगे तो इधर कंपोनेंट अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसके जो प्रोजेक्शन था उसका, तो कितना आ जाएगा, आर पी, पी की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा, साइन फाइव, कितना आएगा, साइन फाइव। अच्छा, पी कॉस फाइव लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एक्स बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, वाई बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई। और ये आर साइन थीटा को थोड़ी देर मैंने के लिए मैंने हम क्या लेट किया जरा बोलो, पी लेट किया है, जो इसका इधर वाला कंपोनेंट था। और ये जो एक्स एक्स से जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फाइव बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बोल दिया जाए एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, एक्स को मैंने लिखा पी कॉस फाइव, ये ध्यान में नहीं रखना, ये ध्यान में रखना पी की वैल्यू क्या है, पी क्या है जरा बोलो, पी की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाइव, ये इक्वेशन ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा वाई क्या है, वाई हमारे पास अगर हम बात करें यह पी साइन फाइव, और यहां से जब आप वाई पी की वैल्यू रखोगे तो पी कितना है जरा बोलो, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा यहां से आ जाएगा साइन फाइव, ठीक है। इसी तरीके से जेड की वैल्यू क्या है जरा बोलो, जेड की वैल्यू है आर कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हमारे पास एक्स भी आ गया है, एक्स हमारे पास वाई भी आ गया है, और फिर इसके बाद हमारे पास जेड भी आ गया है। तो ये क्या आ गया जरा देखो, एक्स वाई जेड आर थीटा फाइव में रिलेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या आ गया जरा बोलो, रिलेशन आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं, अगर आप इन तीनों को स्क्वायर और ऐड करोगे ना, किसको, इसको इसको स्क्वायर जो ब्रैकेट में लिखे हैं, इफ अगर आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अगर आप आर प्लस जेड स्क्वायर करोगे,
क्या करोगे जेड स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। चेक करो, इनको इसको स्क्वायर करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, कॉमन क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन आएगा। ये क्या है, ये क्या है आर स्क्वायर कॉस, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहना है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा, ये लास्ट में क्या बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा को ऐड करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1, तो क्या रहेगा आर स्क्वायर। इसीलिए जब ये किसकी इक्वेशन होती है ऑलरेडी आपको बताना है, ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसका सेंटर कहां पर है, जिसका सेंटर आपके पास 0,0,0 पर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि जब हम आपके पास एक्स वाई जेड को एक्सप्रेस करते हैं और उनको स्क्वायर और ऐड करते हैं तो वहां से हमें किसकी इक्वेशन मिलती है, स्फीयर की इक्वेशन मिलती है, इसीलिए इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें फिर इसमें वही आएगी, पहली बात आएगी कि लेंथ एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, लेंथ एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान में रखना जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि आर थीटा और फाई की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक जाएंगे, कहां से कहां तक जाएंगे। तो अगर आपसे बोल देना आर कहां से, आर यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहां कितना भी जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता है, तो अगर आप रेंज लिखना चाहोगे यहां पर रेंज लिख देना, रेंज ऑफ आर थीटा फाई, इनकी रेंज क्या होगी, तो आर की रेंज होती है 0 से आपके पास कहां तक होती है जरा बोलो, इन्फिनिटी, कहीं भी जा सकता है। दूसरा अगर आपसे बोलते थीटा, थीटा देखो जेड से स्टार्ट होता है नेगेटिव जेड तक जाता है, कहां तक जाता है, नीचे जो जेड जा रहा होगा उसके नेगेटिव जेड तक जाता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास कहां तक होगी पाई तक, थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है जरा बोलो, 0 से पाई तक होती है। फिर अगर हम बात करते हैं फाई, तो फाई पूरे प्लेन में घूम सकता है, तो फाई की जो रेंज होती है 0 से 2 पाई होती है, 0 से 2 पाई, ये इनकी रेंज होती है, ये ध्यान में रखना, ये इस रेंज के अंदर आते हैं कौन, आर थीटा फाई, मतलब आर यहां से यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, पाई थीटा जो है 0 से पाई तक जा सकता है और फाई 0 से 2 पाई जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं लेंथ एलिमेंट कैसे लिखते हैं करके, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए लेंथ एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, लेंथ एलिमेंट मतलब अभी मैंने आपको बताया था, चलिए इधर लिख देते लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट निकालना समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सरफेस एलिमेंट तो हम लिख लेंगे लेंथ एलिमेंट से। ठीक है, लेंथ एलिमेंट या लाइन एलिमेंट बोल सकते हो आप। मैंने इसके अलोंग आर के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किया छोटा सा, कैसा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, या आर कैप है, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा वो क्या होगा जरा मतलब डी आर होगा। वैसे इन जनरल जो लेंथ एलिमेंट लिखा जाएगा डीएल वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, डीएल आर लिखा जाएगा प्लस फिर क्या जाएगा डीएल थीटा लिखा जाएगा प्लस क्या लिखा जाएगा डीएल फाई, ये लिखा जाएगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों की आर्क लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। देखो ये कितना होगा डी आर इंटू आर कैप, ठीक। थीटा कैसे आएगा जरा देखो, थीटा ये था, छोटा सा जब एंगल में जाऊंगा ना तो छोटा सा एंगल कितना आ जाएगा जरा बोलो डी थीटा, इसके अलोंग जब मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा ना तो ये किसकी डायरेक्शन आएगी जरा बोलो, थीटा कैप की डायरेक्शन आएगी, ये आर है ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा, आएगा नहीं आएगा, तो मेरा यही क्या हो जाएगा जरा बोलो डीएल थीटा हो जाएगा, डायरेक्शन किसकी आएगी थीटा कैप की। वैसे हमें किसके लिए बात करनी है, फाई के लिए बात करनी है, तो मैं आपको भाई इसके लिए कहां जाऊंगा जरा बोलो, फाई के लिए थोड़ा सा चेंज करूंगा, कितना पता नहीं आर थीटा फाई, फाई को कितना चेंज करेंगे छोटा सा, कितना डी फाई, तो कैसे चले जाएंगे, जैसे हम जाएंगे तो डायरेक्शन किसकी आएगी इसकी आएगी, ये जो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया कैसे पता चलेगा, जरा देखो आर साइन थीटा, ये कितना होगा आर साइन थीटा कितना हो जाएगा डी फाई, क्यों, ये आर के इक्वल क्या होगा एंगल इंटू रेडियस, यही मेरा क्या हो जाएगा जरा बोलो डी एल फाई, डायरेक्शन किसकी आएगी फाई कैप, डायरेक्शन किसकी आएगी फाई कैप की। तो अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डीएल वेक्टर लेंथ एलिमेंट कैसे लिखूंगा, बोलो आर के अलोंग कैसे लिखेंगे, डी आर इंटू आर कैप लिखेंगे, थीटा के अलोंग कैसे लिखेंगे जरा बोलो, थीटा के अलोंग कितना है आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा इंटू कितना है आर डी थीटा, थीटा कैप, फिर किसके अलोंग लिखेंगे जरा बोलो फाई के अलोंग, फाई के अलोंग क्या है जरा बोलो आपके पास लेंथ एलिमेंट क्या है आर साइन थीटा,
फिर क्या है डी फाई, क्या है आपके पास फाई कैप, कितना आ जाएगा फाई कैप, सही है। ये हो जाएगा हमारा लेंथ एलिमेंट किसमें, पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हर डायरेक्शन में करो, कहां कहां, लेंथ में भी करो, रेडियस में भी करो, थीटा में भी करो, फाई में भी करो, और उन लेंथ जो आर्क लेंथ है उनको ऐड करके लिखो, उसी को हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। तीनों की आर्क लेंथ को ऐड करो और उसके बाद डायरेक्शन के साथ लिख दो, ठीक है। चलिए अब सरफेस एलिमेंट, मैंने कहा था सरफेस एलिमेंट लिखना बड़ा आसान हो जाता है अगर आपको क्या पता है, जरा बोलो, अगर आपको क्या पता है, लेंथ एलिमेंट पता है, कैसे लिखेंगे। जब याद है अभी मैंने एक्स वाई जेड के लिए बात करी थी, किसके लिए, एक्स वाई जेड प्लेन के लिए। जब इसको लिख रहा हूं तो इसकी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके लिए सरफेस एलिमेंट लिखूंगा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके लिए लिखूंगा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म, हटा दे फिर। चलिए अगर हम बात करें सरफेस एलिमेंट, तो सरफेस एलिमेंट लिखने का हमें तरीका बताया था आपको कैसे लिखना है करके, बताइए कैसे लिखेंगे सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका हमारे पास होगा, जब हम इसके लिए लिखेंगे आर कैप के लिए लिखेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। फिर कितना आएगा इसके लिए जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, कितना आ जाएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा कितना आएगा डी फाई कितना आएगा थीटा कैप, प्लस कितना आएगा जब इसके लिए लिखेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आर डी थीटा फाई कैप, ये आएगा। यह सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका, यह सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका, समझ में नहीं आई बात। जब हम आर कैप के लिए, आर कैप के बारे में बात करें तो आर कैप वाला कांस्टेंट होगा, जब थीटा के लिए बात करेंगे तो जैसे याद है अभी हमने एक्स वाई जेड के लिए कहा था, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो के लिए बात कर रहे थे, एक्स इक्वल टू जीरो के प्लेन के लिए बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आ रहा था आई कैप वाला कंपोनेंट आ रहा था। फिर वाई वाला जीरो लिख रहे तो आपके पास जे वाला कंपोनेंट आ रहा था, जेड जीरो रख रहे थे तो जे के वाला कंपोनेंट आ रहा था। देखना उसको दोबारा क्या था करके, जब हमने कौन सा डिस्कस किया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था। इसी तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट अगर बात करें, वॉल्यूम एलिमेंट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा, ये बाकी सब लिखने, ये लिखना है का तरीका है, तरीका ये याद नहीं करने, याद नहीं करने। मैं भी तो ऐसे लिख रहा हूं, बोलो कितना आएगा वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट के लिए मैंने क्या था, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम स्केलर दो, स्केलरली मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये आर कितना आ जाएगा ये आर इंटू आर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है जो बहुत बार यूज होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा वाला ने चौथा वाला, क्या, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद कल इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और क्या इनसे प्रॉब्लम बन सकती है करके। नेक्स्ट आपका फोर्थ लिखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो समझ में आता है, ठीक है। हमने बोला ये सपोज के लिए एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया वाई बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जेड, ठीक है, इस तरीके से है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ठीक। हमने क्या करा, एक पॉइंट है आपके पास, यहाँ पॉइंट किसमें लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट कैसे लिखा जाता है, रो फाई जेड। रो क्या है जरा समझना, रो क्या है करके,
ये किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, क्या है, रो फाई जेड। अब तीनों वेरिएबल को आपने समझना है। रो क्या है ना, रो अगर हमारे पास ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस अगर यहाँ पर अगर ये पॉइंट है, तो इसकी जेड एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, हमें यही आपके पास रो है, यही क्या है जरा बोलो, रो। ये हमारा रो है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक। फाई क्या है, जब आप इसका प्रोजेक्शन आपके पास गिराओगे, ठीक है, ये क्या है, ये ध्यान में रखना, ऐसे करके लिख दे ज्यादा बेटर रहेगा। ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इसी पॉइंट पी को लोकेट कर रखा, ये क्या जरा बोलो, रो। ये क्या है, रो। जब यहां से नीचे प्रोजेक्शन गिराओगे, तो ये अगर आप देखोगे, ये भी कितना होगा जरा बोलो, रो ही होगा। एक्स एक्सेस से ये जो आपका रो एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और ये पॉइंट जेड एक्सेस में जिस हाइट पर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, जेड। इसको हम क्या बोलते हैं, जेड, ऐसे करके, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जेड एक्सेस से जितने डिस्टेंस पर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, रो। क्या बोलते हैं, रो। जितनी जेड हाइट एक्सेस में जितनी हाइट पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड। और दूसरा फाई क्या होता है, ये इसका ये जो रो है, यानी कि जब मैं इसका नीचे प्रोजेक्शन गिराऊंगा, तो ये भी रो ही होगा। तो ये जो एक्स एक्सेस से जो एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, फाई। अब अगर इसका इधर की तरफ कंपोनेंट अगर लेते हो, किसका, इधर की तरफ कंपोनेंट, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा रो कॉस फाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। इसका y की डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा y इक्वल टू रो साइन फाई, ठीक। और z तो z ही है, z तो z ही है। सो अगर हम बात करें रिलेशन, अगर बोले किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रो कॉस फाई, रो कॉस फाई आ रही है। और दूसरा y की वैल्यू कितनी आ रही है, रो साइन फाई आ रही है। और z की वैल्यू क्या आ रही है, z ही आ रही है। ये है रिलेशन, ठीक। लेंथ एलिमेंट कैसे लिखोगे, लेंथ एलिमेंट लिखने का फिर वही तरीका, रो के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो, रो के बाद आएगा डी रो इंटू रो के बाद आएगा। फिर किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट करोगे, जेड के अलोंग डी जेड इंटू जेड के बाद आएगा। फिर उसके बाद किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट करोगे, फाई के अलोंग, तो फाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो किस तरीके से लिखोगे, इसके अलोंग समझ में आ रहा है, इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट करोगे तो रो के बाद आएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी रो होगा। जेड के अलोंग करोगे तो कितना आ जाएगा, डी जेड, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, जेड कैप की आ जाएगी। इसके अलोंग फाई के अलोंग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो यहां कहीं पहुंच जाओगे, ये क्या है, डी फाइव। तो डायरेक्शन किसकी आएगी, फाई कैप की आएगी। ये होगा कितना, ये देखो, ठीक है, ये रो है और ये डी फाइव, तो कितना आ जाएगा, डी एल जो फाइव होगा वो कितना आ जाएगा, रो इंटू कितना आ जाएगा, डी फाइव। और डायरेक्शन किसकी आएगी, फाई कैप की। तो लेंथ एलिमेंट अगर हम लिखने की कोशिश करें, तो लेंथ एलिमेंट कितना आ जाएगा, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट अगर हम लिखेंगे डी एल वेक्टर, क्या लिखेंगे, डी कितना आ जाएगा, बोलो, डी रो आपके पास आ जाएगा पहली बार। फिर कितना आएगा, डी फाइव आ जाएगा, रो फाइव जेड होता है, डी एल फाइव, ठीक है, एल रो लिख देना, एल रो, रो के बारे में बात हो रही है, डी एल फाइव। फिर किसको ऐड करेंगे, डी एल जेड वाले को ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी एल वेक्टर कितना आ जाएगा, फिर यहां से डी रो आपके पास, इसको लिख दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो के लिए, रो इंटू रो कैप, डायरेक्शन कितनी आएगी, रो कैप, तो कितना आ जाएगा, डी रो इंटू रो कैप। फिर डीएल फाइव कितना आ जाएगा, रो डी फाइव फाइव कैप, आ रहा, ये तो आ रहा, प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा, डी जेड इंटू जेड कैप, ऐसे। ये आ जाएगा क्या जरा बोलो, लेंथ एलिमेंट। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करो और उनके डायरेक्शन के साथ लिख दो। सरफेस एलिमेंट वेक्टर कैसा आएगा, इसको भी लिखने का आसान तरीका है, बताया था मैंने अभी कैसे लिखेंगे करके। कैसे लिखेंगे, इसी से लिख सकते हैं। सरफेस एलिमेंट अगर वेक्टर अगर लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा, डी एस वेक्टर। जब मैं रो के लिए लिख रहा हूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, रो डी फाई डी जेड आर कैप। इसके लिए आर कैप लिख लो या रो कैप लिख लो, जो भी आपको सही लगे, रो कैप लिख लो, रो कैप ज्यादा बेटर है, क्योंकि आर हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर से डिस्टेंस मानी थी, ठीक है, मतलब ओरिजिन से आप ऐसा बोल सकते हो। रो कैप आपकी ये रो, इसके लिए क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रो डी फाइव डी जेड, डायरेक्शन किसकी आएगी, रो कैप की। इसके लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, डी रो डी जेड, डायरेक्शन किसकी आ जाएगी जरा बोलो, फाइव कैप। फिर किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन किसकी आएगी, इसकी, तो कितना आएगा, रो डी फाइव, ठीक है, डी रो डी फाइव, और डायरेक्शन कितनी आ जाएगी, जेड कैप। ये आ जाएगा सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका, ये आएगा सरफेस एलिमेंट लिखने का तरीका, ठीक।
वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट मैंने आपको बताया था वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखना है करके, ठीक। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, रो डी फाई डी जेड, कितना आएगा, रो डी फाई डी जेड। यह वॉल्यूम एलिमेंट जो हमें यूज करना पड़ सकता है कभी, जब यूज करना पड़ेगा तो आपको आइडिया होना चाहिए। इनकी रेंज भी बता देता हूँ कौन, अच्छा बताओ खुद ही बताओ रेंज, जो रो है रो कहां तक जाएगा, जेड कहां तक जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें फाई की रेंज क्या होनी चाहिए करके, इनकी रेंज होंगी नहीं होंगी। तो रेंज अगर हम बात करें, देखो जेड तो कोऑर्डिनेट एक्सेस से कहीं तक भी जा सकता है। रो अगर हम बात करें, रो कहां से, मैंने कहा ना जेड एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे है, रो डिस्टेंस पे है, तो जेड इक्वल टू आपके पास जेड पे कितना हो जाएगा, रो 0 हो जाएगा। तो रेंज अगर हम बात करें इनकी रेंज क्या आएगी करके, सबसे पहले रेंज बात कर लेते हैं। रो की रेंज कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। दूसरा रो फाई जेड, फाई कहां से कहां तक आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0 से 2 पाई। और तीसरा हमने क्या बोला था, जेड, जेड कहां से कहां तक आएगा, देखो जेड तो कहीं से कहीं तक भी हो सकता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्स वाई जेड है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी लिखे जा सकते हैं। आप -4 भी लिखते हो, +4 भी लिखते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना है यहाँ रो की जो वैल्यू होती है 0 से आपके पास इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और दूसरा फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकती है, और आपके पास जेड की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे आपको जेड का कोऑर्डिनेट -4 भी गिवन हो सकता है, 4 भी गिवन हो सकता है। और जैसे हमने इससे पहले आर की वैल्यू बात करी थी किसमें, स्फेरिकल में, तो आर की वैल्यू कभी -4 नहीं बोलेगा, समझ आ रहा है, -4 क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसे कुछ। तो ये कोऑर्डिनेट के बारे में आपस में इनमें रिलेशन है, जो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बिना इनके आइडिया के कुछ होगा नहीं। तो आज की क्लास में इतना डिस्कस करते हैं, और बाकी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, चलिए।